जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार जहां एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं, वहीं बीजेपी के आपके साथ पल्लवी तिवारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। हमारी पहली खबर है, प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या कहा। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा, आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या, इसके मददगारों को जवाबदेह ठहराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आतंकवाद को विश्व के समक्ष सबसे बड़ी समस्या बताया और संगठित तरीके से इसका मुकाबला करने का आह्वान करते हुए इसका समर्थन कर रहे देशों को जवाबदेह ठहराने जाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका देशों के शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और आईएमएफ व डब्ल्यूटीओ जैसे संगठनों में सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा, आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक सुधार प्रक्रिया शुरू की है और यह अभियान इस विश्वास पर आधारित है कि एक आत्मनिर्भर और लचीला भारत कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक मजबूत योगदान दे सकता है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद से हम एकजुट होकर लड़ेंगे। 5 देशों के समूह ब्रिक्स ने विभिन्न आतंकवादी नेटवर्क के वित्तीय चैनलों को बंद करने समेत अनेक कदमों के माध्यम से इस खतरे से प्रभावी तरीके से निपटने के लिहाज से सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय व बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की आतंकवाद रोधी रणनीति मंगलवार को जारी की। ब्रिक्स के वार्षिक सम्मेलन में नई रणनीति को अपनाया गया। सम्मेलन डिजिटल तरीके से आयोजित किया गया था। आतंकवाद निरोधक रणनीति नामक दस्तावेज में ब्रिक्स ने कहा कि वह आतंकवादी गतिविधियों को आयोजित करने, उकसाने या फिर सहायता प्रदान करने, आर्थिक मदद देने और बढ़ावा देने में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ समन्वित कदम उठाने पर विचार करेंगे। इसके साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, दिल्ली में आंशिक तालाबंदी की तैयारी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कोरोना विषाणु संक्रमण के बढ़ते मामलों ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। सरकार ने स्थिति पर काबू पाने के लिए ऐसे बाजारों में तालाबंदी की योजना बनाई है जहां स्थिति ज्यादा खराब व अनियंत्रित है। सरकार ने इसके लिए केंद्र सरकार से आवश्यकता अनुसार बाजारों को बंद करने की अनुमति मांगी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में होने वाले शादी व अन्य समारोह आदि में मेहमानों की संख्या घटाने का भी फैसला किया है। अब तक ऐसे आयोजनों के लिए 200 मेहमानों की ही अनुमति थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव किया है कि यह संख्या घटाकर 50 कर दी जाए। साथ ही साथ बाजार बंदी का प्रस्ताव आत्मघाती है, ऐसा व्यापारियों ने जताया है। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली के बाजारों को बंद करने के प्रस्ताव को व्यापारियों ने आत्मघाती बताया है। अखिल भारतीय व्यापारी संघ यानी कि कैट ने केंद्र से आग्रह किया है कि दिल्ली के बाजारों को बंद करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर व्यापारियों से भी बातचीत की जाए। त्योहारों का असर 1-2 सप्ताह तक संभव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि 10 दिनों से देश में कोरोना विषाणु संक्रमण के रोजाना 50,000 से कम मामले आ रहे हैं। देश में अब तक 12.65 करोड़ नमूनों की जांच हो चुकी है और संक्रमण दर भी घटकर 7.01% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि बेशक नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन हमें लगातार सतर्क रहना होगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोग दिल्ली से नोएडा आ रहे हैं, उनकी भी आज से औचक जांच शुरू की जाएगी। दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों की बुधवार से औचक कोविड-19 जांच होगी। राष्ट्रीय राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के प्रशासन ने यह जानकारी दी।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली से आने वालों की औचक कोरोना जांच करने का फैसला जिलाधिकारी सुहास एलवाई की जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ लिया गया। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, कांग्रेस गुपकर गैंग चाहते हैं आतंक की वापसी, ऐसा कहना है अमित शाह का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लेरेशन यानी कि पीएजीडी को गुपकर गैंग करार दिया और आरोप लगाया कि वह जम्मू और कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहता है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि गुपकर गैंग या तो राष्ट्रीय भावना के अनुरूप चले, नहीं तो देश की जनता उसे डुबो देगी। शाह ने सिलसिलेवार ट्वीट कर यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू एवं कश्मीर को आतंक और उत्पात के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पीएजीडी के कदमों पर पार्टी का रुख साफ करने को कहा। पीएजीडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी समेत जम्मू कश्मीर के विभिन्न दल शामिल हैं। कांग्रेस भी इस गठबंधन में शामिल हुई है। इस गठबंधन ने अनुच्छेद 370 को बहाल करने की मांगी है, जो कि पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देता था। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, हम गुपकर का हिस्सा नहीं, गृह मंत्री का बयान झूठा, ऐसा कहना है कांग्रेस का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन यानी कि पीएजीडी को लेकर उस पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि इस मामले में शाह का बयान भ्रामक, शरारतपूर्ण और सरासर झूठ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस पीएजीडी में शामिल नहीं है और वह जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा का जनविरोधी चेहरा बेनकाब हो सके। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, लव जिहाद के खिलाफ एमपी में भी कानून लाने की तैयारी। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए प्रदेश सरकार अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। मिश्रा ने कहा कि लव जिहाद को गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसके सहभागियों को 5 साल की कठोर कारावास की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धर्मांतरण करवाकर विवाह का कुकृत्य अब बहुत तेजी से फैल रहा है। इसको आपकी भाषा में लव जिहाद कहते हैं। विधानसभा में हम मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसे हम अगले सत्र में विधानसभा में ला रहे हैं। इस खबर में आगे क्या होता है वो हम आपको बताते रहेंगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से। फिलहाल चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की दर 13% के पार, 6,396 नए मामले आए सामने। आइए जान लेते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में विस्तार से। दिल्ली में कोरोना विषाणु संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। मंगलवार को संक्रमण की दर में इजाफा दर्ज किया गया है और यह दर सोमवार को दर्ज की गई थी 12.73% से बढ़ी। मंगलवार को दिल्ली में संक्रमण के 6,396 नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी की वजह से 99 मरीजों की मौत हुई है। सोमवार को भी दिल्ली में 99 मरीजों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस दौरान 39,031 मरीजों की कोरोना संक्रमण की जांच की थी। 24 घंटे में मृत्यु की दर 1.39% रही है और 4,421 मरीज ठीक होकर अपने घरों को वापस भी लौट गए हैं।
लगातार सामने आ रहे मामलों की वजह से सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़ रही है। यह संख्या मंगलवार को बढ़कर 42,004 हो गई है और 25,585 मरीजों का इलाज घर में एकांतवास में किया जा रहा है। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 9,215 मरीजों का इलाज अस्पताल में, 591 का इलाज कोविड केयर सेंटर और 217 मरीजों का इलाज कोविड हेल्थ सेंटर में किया जा रहा है। नए मामले सामने आने के बाद अब कुल मामलों की संख्या 4,95,598 हो गई है और अब तक इस बीमारी से 7,812 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के आंकड़ों के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, नाकामी छुपाने के लिए फिर बंदी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, ऐसा कहना है भाजपाइयों का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। मंगलवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए दिल्ली में एक बार फिर से बंद की व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को विपक्ष ने इस स्थिति से निपटने के लिए कई सुझाव दिए थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक भी सुझाव नहीं माना। आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में साप्ताहिक बाजारों को दोबारा बंद करने और शादियों में 200 लोगों की अनुमति के निर्णय को वापस लेते हुए 50 लोगों की अनुमति देने के निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि डीटीसी बसों को पूरी क्षमता के साथ लोगों को बैठाने की अनुमति देने वाले मुख्यमंत्री के अरविंद केजरीवाल बताए कि क्या डीटीसी बसों, ग्रामीण सेवा, ई रिक्शा में बड़ी तादाद में सवारियों के बैठने से कोरोना नहीं फैलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज तक सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और एक भी लिखित सुझावों को नहीं माना। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार भी उपस्थित थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अजय माकन का ये कहना है कि चुनिंदा बाजार को बंद करने की व्यवस्था लागू करने से बढ़ेगा संक्रमण। मंगलवार कांग्रेस के प्रवक्ता व वरिष्ठ नेता दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि चुने हुए बाजारों को बंद किया जाएगा। कांग्रेस ने अपील की है कि यह व्यवस्था लागू नहीं करे। इस वजह से ग्राहक एक बाजार से शिफ्ट होकर दूसरे बाजार जाएगा तो इस वजह से संक्रमण बढ़ जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मांग की है कि बंद हो तो सभी बाजारों को बंद किया जाए, चुनिंदा बाजारों को बंद करने की व्यवस्था को लागू नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि देश में हो रही हर 5 व्यक्ति की मौत हो रही है, उनमें से एक व्यक्ति तो दिल्ली का ही है। केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है इस बात के लिए। दिल्ली में संक्रमण की दर दुनिया के अन्य देशों से बहुत ही ज्यादा अधिक है। दिल्ली में पूरे देश की तुलना में 5 गुना अधिक संक्रमण पाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र व दिल्ली सरकार केवल प्रचार पर पैसा खर्च कर रही है। इसकी मदद से आईसीयू बिस्तर की संख्या को बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस समय केवल 603 आईसीयू बिस्तर खाली हैं, जो कि केवल एक ही दिन की क्षमता है। पिछले 2-3 दिन में त्योहारों की वजह से जांच भी कम हो गई है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, छठ पर सियासी घमासान, आप और भाजपा में वार पलटवार। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। दिल्ली में अब छठ पर्व को लेकर सियासी पारा गर्म है। दिल्ली में छठ घाटों पर पूजन की अनुमति पर रोक लगाए जाने के फैसले के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के नजदीक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि दिल्ली सरकार अपने आदेशों को 24 घंटे के भीतर ही वापस ले। वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भाजपा पर इस मसले पर सियासत करने का आरोप लगाया है। उधर दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के अवकाश के भी आदेश जारी किए हैं। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल साप्ताहिक बाजार, मॉल, शराब के ठेके खोलने, ई रिक्शा, पूर्ण क्षमता के साथ डीटीसी बस चलाने की अनुमति दे सकते हैं। यहाँ तक कि दीपावली और स्वयं अक्षरधाम मंदिर में पूजन कर सकते हैं। तो फिर छठ पर्व पर प्रतिबंध लगाकर लाखों पूर्वांचल वासियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? प्रदेश मीडिया प्रमुख नवीन कुमार ने कहा कि छठ महापर्व पर प्रतिबंध लगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की धार्मिक आस्था और परंपरा का अपमान कर रहे हैं।
साथ ही साथ आप बोली भाजपा का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। विधायक संजीव झा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस आस्था के महापर्व पर किसी भी तरह की राजनीति नहीं करना चाहती है और भाजपा को भी ओछी राजनीति छोड़कर गृह मंत्री से छठ पर्व मनाने के नए दिशा निर्देश जारी कराने चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल विंग के प्रदेश अध्यक्ष संजय भगत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पहले 72 घंटों से छठ पूजा की शुरुआत की थी और आज पूरी दिल्ली में 1200 से अधिक घाटों पर छठ पूजा की जाती है। साथ ही साथ आम आदमी के पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एक तरफ भाजपा की केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर छठ पर्व मनाने पर रोक लगा दी है और दूसरी तरफ भाजपा नेता आम आदमी पार्टी की सरकार पर पर्व मनाने की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाकर राजनीति कर रहे हैं। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है गृह विभाग नीतीश ने रखा वित्त विभाग तारकिशोर प्रसाद को। जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। बिहार में मंगलवार को नवगठित मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास गृह, सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग के साथ साथ वो सभी विभाग रखे हैं जो किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। राज्य सचिवालय के बयान के अनुसार राज्यपाल फागू चौहान ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह से विभागों का कार्य आवंटित कर दिया। नए बयान के अनुसार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा नगर विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को पंचायती राज, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा कल्याण तथा उद्योग विभाग को सौंपा गया है। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण कार्य, ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सूचना जनसंपर्क तथा संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ अशोक चौधरी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का प्रभार सौंपा गया है। ऊर्जा, मद्य निषेध योजना और खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के विभाग का जिम्मा विजेंद्र यादव को सौंपा गया है। शीला कुमारी को परिवहन मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। साथ ही साथ हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्रालय दिया गया है। वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय दिया गया है। स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति तथा पथ निर्माण विभाग मंगल पांडे को, जबकि अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, सहकारिता और गन्ना विभाग का मंत्री बनाया गया है। विभागों के बंटवारे में रामप्रीत पासवान को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रामसूरत राय को राजस्व एवं विधि विभाग का मंत्री बनाया गया है। जीवेश कुमार पर्यटन, श्रम और खनन मंत्री बनाए गए हैं। गौरतलब है कि सोमवार को नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 सदस्यीय मंत्रिमंडल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए बद्रीनाथ के दर्शन और सेना के जवानों से भी की मुलाकात। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बद्रीनाथ भगवान के दर्शन व पूजा अर्चना की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी वहां पर मौजूद थे। दोनों मुख्यमंत्रियों ने मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की आराधना की। दोनों ने सभी देशवासियों की सुख, समृद्धि व मंगलमय जीवन की कामना की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ में उत्तर प्रदेश के पर्यटक आवास गृह का भूमि पूजन व शिलान्यास किया। कार्यक्रम के बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने देश के अंतिम गांव माड़ा, भीमपुल एवं सरस्वती पुल का भ्रमण भी किया। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री आईटीबीपी, सेना व बीआरओ के जवान से मिले व उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ में बर्फ के कारण यातायात व अन्य व्यवस्था सुचारू रखने के लिए जनपद चमोली को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज मुझे कई वर्षों के बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। इसी के साथ ही चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है, भारत और चीन में स्पुतनिक 5 टीके का किया जा सकता है उत्पादन, ऐसा कहना है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। आइए जान लेते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों से कोरोना टीका विकसित करने के लिए संयुक्त प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि रूस द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके स्पुतनिक 5 का उत्पादन चीन और भारत में किया जा सकता है, जो कि 5 देशों के समूह के सदस्य है। पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हमारा मानना है कि ब्रिक्स देशों द्वारा टीकों के विकास और अनुसंधान के लिए केंद्र की स्थापना को गति देना महत्वपूर्ण है, जिसे हम अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्तों की पहल पर करने के लिए सहमत हुए थे। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भाग लिया। इसकी मेजबानी राष्ट्रपति पुतिन ने की। स्पुतनिक न्यूज के मुताबिक पुतिन ने कहा कि रूस का स्पुतनिक 5 टीका, जो कि अगस्त में पंजीकृत किया गया था, उसका उत्पादन ब्रिक्स के 2 सदस्य देशों चीन और भारत में किया जा सकता है। पुतिन ने कहा, रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षणों के संचालन को लेकर अपने ब्राजीली और भारतीय साझेदारों के साथ समझौते किए हैं। इसने चीन और भारत के साथ कंपनियों का दावा है कि एक समझौता भी किया जा सकता है, ताकि इन देशों में टीके का उत्पादन शुरू किया जा सके, जिससे न केवल उनकी जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि वे अन्य देशों की भी मदद कर सकेंगे। 11 अगस्त को रूस कोरोना टीके को पंजीकृत कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, जिसका नाम स्पुतनिक 5 है। गामालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस टीके को विकसित किया है, जबकि रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष विदेशों में इस टीके के उत्पादन और संवर्धन में निवेश कर रहा है। तो इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत शो में आपके लिए इतना है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।